ओके ओके, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। तो अभी आप लोग पॉलिटेक्निक में है, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है यहाँ पे, राइट। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो सभी लोग पढ़ने वाले हैं, या तो फिर कुछ लोगों ने पहले भी पढ़ चुकी है कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ओके। तो बेसिक्स तो सभी को डेफिनेटली पता है। बट जब भी हम कोई सी लैंग्वेज पढ़ते हैं या फिर जावा पढ़ते हैं, तो सबसे पहले जो हमें सिखाया जाता है या फिर हम पढ़ते हैं कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है, या फिर ये जो प्रोग्रामिंग है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो ये सिर्फ एज अ डिफरेंस के तौर पे हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका क्या डिफरेंस है ये हम कभी नहीं समझते, या फिर हमें नहीं पता चलता, राइट। सो बेसिकली देखा जाए तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अगर डिफरेंस की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो पीओपी सबसे पहले हम इस सेशन में कंटिन्यू करेंगे, एंड पीओपी के बाद चल के ओओपी के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड लैंग्वेजेस कौन सी है, उसके बेनिफिट्स क्या है, एंड डेफिनेटली इसका इसका पर्टिकुलरली इससे पहले जो लैंग्वेजेस थी उनके बेस पे इसके क्या बेनिफिट्स है, या फिर इसके फिर लिमिटेशंस क्या है कि ओओपी को आना पड़ा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इन्वेंट करना पड़ा, राइट। तो ये सब कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, राइट। So first of all, let's start with the procedural oriented programming. So procedural programming can be defined as programming model which is derived from structured programming based upon the concept of calling procedure. अब यहाँ पे POP based जो programming languages है, definitely we know that, and all of you must know that what is the programming languages and all, right. Programming language is nothing but the computer programming language which we use to communicate with the computer, right. तो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम लैंग्वेज यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, मेनी आर देयर, राइट। एंड अमंग दैट प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग वी आर गोना सी टुडे, ओके। अब कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वी नो सम बेसिक कंसेप्ट्स लाइक कंप्यूटर को तो पर्टिकुलरली कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है, कंप्यूटर को तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है, दैट इज नथिंग बट द बाइनरी लैंग्वेज 0101, राइट, वी नो दैट। तो अगर कंप्यूटर को एक ही लैंग्वेज आती है 0101 वाली बाइनरी लैंग्वेज, एंड हम तो अलग अलग लैंग्वेजेस सीखते हैं, कभी हम सी सीख रहे होते हैं, कभी जावा सीख रहे होते हैं, कभी हम पीएल एसक्यूएल सीख रहे होते हैं, तो कभी हम पर्टिकुलरली सीपीपी सीख रहे होते हैं, राइट, पाइथन सीख रहे होते हैं, मेनी काइंड ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर। लेकिन कंप्यूटर को तो इसमें से कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है, ओके। तो डेफिनेटली कुछ तो बीच में जरिया होगा कि जिसके जरिए हम जो प्रोग्राम्स लिखते हैं वो प्रोग्राम्स कंप्यूटर को समझ में आते होंगे, राइट। ताकि अगर हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं या तो फिर हम जावा में प्रोग्राम लिखते हैं, राइट, तो फिर कोई तो भी ऐसा वहां पे व्हाट वी कैन से जरिया होगा कि जिसके जरिए जो हम प्रोग्राम्स अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखते हैं वो कंप्यूटर को समझती है, कुछ तो भी वहां पे प्रोसेस होती होगी। वो प्रोसेस क्या होती है, डेफिनेटली वी नो दैट प्रोसेस आर नथिंग बट दी सम सॉफ्टवेयर्स वी यूज, राइट। तो सॉफ्टवेयर हम बीच में यूज करते हैं जिनको हम कंपाइलर्स वगैरह कहते हैं, राइट। जैसे अगर सी लैंग्वेज को देखा जाए तो सी लैंग्वेज का कंपाइलर है, जावा को देखा जाए जावा का कंपाइलर है, हर एक लैंग्वेजेस में कंपाइलर वगैरह होते हैं। अब ये कंपाइलर वर्ड भी आपने सुना होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम यू, व्हाट इज कंपाइलर, तो इसमें भी कंफ्यूजन आया होगा आपको कि ये कंपाइलर क्या होता है। अब देखो कंपाइलर का अगर कंपाइलर क्या है अगर ये हमको समझना है तो इसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कंसिडर करो कि आपने कोई अभी 2-3 दिन पहले फेसबुक पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, एक यूएस का फ्रेंड है आपका, या यूएस का है तो फिर हम कहेंगे कि जापान का फ्रेंड है, ठीक है, जापान का आपने फ्रेंड बनाया फेसबुक के थ्रू। तो आप जो है आप है इंडिया से, आपका जो फ्रेंड है वो है जापान से। अब वो जापान से, उसको जापान की जो लैंग्वेज होती होगी लेट्स से, तो वो आती है, एंड आपको आती है हिंदी एंड इंग्लिश, ये लैंग्वेजेस, राइट। अब आपका तो वो फ्रेंड बन गया, अब आप आपका नॉलेज उसके साथ शेयर करना चाहते हैं, उसका जो नॉलेज है, कुछ जो भी व्हाट वी कैन से उसके देश की जो देश का नॉलेज है, या तो फिर उसके पास जो नॉलेज है, वट एवर थिंग्स, सो यू वांट टू नो अबाउट हिम, ओके। देन definitely you must communicate with him, okay, and he must convey his messages to you and all, right. So it is very important. Then in that situation problem will occur like that कि आपको उससे आपको आपके मैसेजेस उसको कन्वे तो करने हैं, बट आपको आती है हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, उसको आती है जापानीज लैंग्वेज लेट्स से। अब भले ही आप फेसबुक पे चैटिंग करते हैं बट स्टिल चैटिंग तो करती है, राइट, कम्युनिकेशन तो हो ही रहा है, राइट। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, तो अब सॉल्यूशन तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसको इंग्लिश आती नहीं, हिंदी बिल्कुल नहीं आती है, राइट, वो जापान से है, आपको उसकी लैंग्वेज नहीं आती है, बट आप ऐसा चाहते हैं कि डेफिनेटली आप उसको कुछ बताएं या फिर उसकी कुछ डिटेल्स आपको मिले।
तो आपके पास सोल्यूशन एक ही होगा कि कोई ऐसा ट्रांसलेटर ढूंढ लो, या तो फिर अगर आपका कोई तीसरा फ्रेंड होगा तो उसको ढूंढो पर्टिकुलरली, राइट। एंड जिसको जापानीज भी आती है, जिसको इंग्लिश भी आती है, जापानीज भी आती है, इंग्लिश भी आती है, राइट। तो अगर ऐसा कोई ट्रांसलेटर फ्रेंड आपको मिल गया, तो आपको आती है इंग्लिश या हिंदी, तो आप आपके वो नेक्स्ट फ्रेंड को बता दोगे कि देखो ये मैसेज है, ये मैं उससे कहना चाहता हूँ। तो आप उससे कहोगे, जो ट्रांसलेटर फ्रेंड है आपका वो क्या करेगा, आपकी बातें सुन लेगा, उसको तो इंग्लिश भी आती है, उसको जापानीज भी आती है, वो इंग्लिश के मैसेजेस को कन्वर्ट कर लेगा, ट्रांसलेट कर लेगा लेट्स से जापानीज में, एंड वो जापानीज में जब ट्रांसलेट करेगा डेफिनेटली वो कन्वे कर देगा उस जापानीज फ्रेंड को। गेटिंग इट? इस तरह से क्या होगा कि आपका कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो पाएगा उस जापानीज फ्रेंड के साथ, राइट। गेटिंग इट? तो आपका कम्युनिकेशन यहाँ पे प्रॉपरली हो पा रहा है अभी। ओके, अब एंड वो जो है फ्रेंड लेट से उसको इंग्लिश नहीं आती है, तो वो भी आपके उस ट्रांसलेटर फ्रेंड को बता सकता है, उसके जरिए आपको पता चल जाएगा, या फिर वो आपको मैसेज भेजेगा, आपका फ्रेंड बता देगा कि ये जापानीज में लिखा है, तो इसका कन्वर्जन करेगा इंग्लिश में, आपको बता देगा कि उसने क्या कहा, राइट। तो यही सोल्यूशन होता है सिंपली यहाँ पे ट्रांसलेटर, राइट, ट्रांसलेटर। तो कंप्यूटर को जो लैंग्वेज आती है वो आती है बाइनरी 0101, एंड हम जो लैंग्वेजेस सीखते हैं डेफिनेटली वो सीखते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस, सी लैंग्वेज, मशीन व्हाट वी कैन से जावा, पाइथन वगैरह वगैरह, राइट। तो ये सारी लैंग्वेज कंप्यूटर को आती नहीं है। तो हमारी लैंग्वेज, हम जो लैंग्वेज में कोड लिखते हैं वो कंप्यूटर को समझाने के लिए डेफिनेटली हम यहाँ पे ट्रांसलेटर का यूज करते हैं। बट यहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग कोई ट्रांसलेटर नहीं यूज करते, हम सॉफ्टवेयर एज ए ट्रांसलेटर यूज करते हैं, राइट। सो उसी सॉफ्टवेयर को हम कंपाइलर वगैरह कहते हैं। ओके, उसी सॉफ्टवेयर को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं, कंपाइलर सॉफ्टवेयर कहते हैं। फिर सी लैंग्वेज है, तो सी लैंग्वेज एक वैसे देखा जाए तो अलग लैंग्वेज है, जावा एक अलग लैंग्वेज है, जैसे हिंदी एक अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश अलग लैंग्वेज है, राइट, जापानीज अलग लैंग्वेज है। उसी तरह से सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, मेनी काइंड ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर। ओके, बट डेफिनेटली लिटिल बिट अगर सिंटैक्स देखा जाए तो ऐसा इतना डिफर नहीं करता है, थोड़ा सेम ही होता है। फिर कंसेप्ट्स देखे जाए तो इतने डिफरेंट नहीं होंगे, डेफिनेटली सेम ही होंगे सारी लैंग्वेजेस में। ओके, तो जैसे इसका रियल टाइम एग्जांपल ले तो देखो हिंदी है, या तो फिर हिंदी से रिलेटेड मराठी लैंग्वेज है, या तो फिर कोई गुजराती लैंग्वेजेस है, नॉर्थ साइड की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कुछ वर्ड्स या फिर कुछ चीजें सिमिलर होगी, राइट। आप अच्छे, अगर आपको हिंदी आती है तो एक गुजराती आदमी क्या कह रहा है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको हिंदी आती है, थोड़ा बहुत मराठी आदमी, अगर मराठी अगर कोई आपका फ्रेंड है वो क्या कह रहा है तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज डेफिनेटली होती है वो लैंग्वेजेस में, उनके सिंटैक्सेस में, उनके ग्रामर में। एक्चुअल में जो रियल टाइम लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं उसमें ग्रामर होता है, बट ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है इसमें सिंटैक्स होता है। डेफिनेटली वी कैन कॉल इट एज अ ग्रामर, राइट। तो सिंटैक्स एक तरह का ग्रामर ही होता है। ये पहले बेसिक्स जो है ये क्लियर होना चाहिए हमारे माइंड में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले। ओके, गेटिंग इट? अब इसके बाद ये समझ में आ गया आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कंपाइलर क्या होता है, राइट। कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है एंड हम कौन सी लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं, करते हैं। तो आई होप ये डाउट्स आपके भी क्लियर हो चुके होंगे। अब चलते हैं अगली स्टेप्स पे। अगली स्टेप ये है कि अब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जैसे सी, सीपीपी, जावा, PL/SQL and many things are there, right। तो ये सारी लैंग्वेजेस में अब डेफिनेटली यू नो दैट कि जैसे जो इन्वेंशन है तो पहले सी लैंग्वेज का है, सी, सीपीपी, जावा में देखा जाए तो सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड इन 1972, देन इन 1978 द व्हाट वी कैन से 1978 CPP was invented, in 1991 then Java was invented, and in around the 1978 around Python was also invented, right। तो ये कुछ इन्वेंशन है। पहले सी आई थी, बट ओके सी लैंग्वेज पहले आई थी। ओके, अब ये जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज, नॉट ओनली सी लैंग्वेज, इसके जैसी और भी लैंग्वेजेस है जो 1972 या फिर उससे पहले आई हुई है, वो सारी लैंग्वेजेस को प्रोसीजरल लैंग्वेजेस कहा जाता है, उनको प्रोसीजरल लैंग्वेजेस कहा जाता है। अब हमको ये पढ़ना है कि इनको प्रोसीजरल लैंग्वेजेस क्यों कहा जाता है, एंड एक्चुअल में प्रोसीजरल लैंग्वेज होने का मतलब क्या होता है, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। ओके, गेटिंग इट? ये पॉइंट्स हमको कवर करने हैं इसमें। सो procedures also known as routines, subroutines or functions simply consist of series of computational steps। अब ये जो वर्ड है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल का मतलब यहाँ पे प्रोसीजर ये वर्ड आ रहा है, एंड वी नो डेफिनेटली व्हाट इज प्रोसीजर। प्रोसीजर इज नथिंग बट दी मेथड। व्हाट इज प्रोसीजर? इट इज नथिंग बट दी मेथड, वी नो दैट। तो प्रोसीजर को हम यहाँ पे मेथड भी कह सकते हैं, स्टेप्स, प्रोसेस भी कह सकते हैं। ओके, तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में प्रोसीजर्स फॉलो होती है। कोई भी आपको काम करना है तो उस काम को करने की कोई तो भी एक प्रोसीजर होगी, एक मेथड होगी, उस मेथड के जरिए, प्रोसीजर के जरिए ही आपको वो काम करना होगा। ओके, उसके लिए अलग अलग प्रोसीजर्स होगी। ये इस शब्द से ही आप जान सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। डेफिनेटली अगर आप
कंप्यूटर साइंस में है, एंड डेफिनेटली अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं या फिर आईटी इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं तो आईटी में मैक्सिमम आपको लैंग्वेजेस मिलेंगी। एंड ऐसा नहीं है कि अगर आप कंपनी में गए एंड आप लेट्स से आपने कहा कि ठीक है आई एम अ जावा डेवलपर एंड कंपनी विल से दैट okay you are a java developer but we have the project on python, okay, and we can't do anything, just go ahead, just learn the particularly java in 7 to 8 days and start developing the project on it, okay। so ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कंपनी के पास पाइथन का प्रोजेक्ट है, आप जावा डेवलपर है, तो कंपनी कहेगी आपको ये भी प्रोजेक्ट करना होगा, राइट। उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है, एंड उतने कम टाइम में आपको जस्ट कैसे भी करके सीखना होगा, क्योंकि मैक्सिमम जैसे अभी हमने बात की कि मैक्सिमम सिंटैक्स सेम होते हैं, थोड़े से कंसेप्ट हमारे स्ट्रांग होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। कंसेप्ट अगर हमारे स्ट्रांग होते हैं तो फिर एक लैंग्वेज से दूसरी, दूसरी से तीसरी लैंग्वेज पे आप कभी भी मूव ऑन कर सकते हैं, राइट। तो अब ये जो सी लैंग्वेज है ये डेफिनेटली प्रोसीजरल लैंग्वेज है, एंड बाकी की भी जो कोबॉल वगैरह जो लैंग्वेजेस है इससे पहले आई हुई, राइट, सो वो भी प्रोसीजरल लैंग्वेजेस है। ड्यूरिंग अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एनी गिवन प्रोसीजर माइट बी कॉल्ड एट एनी पॉइंट इंक्लूडिंग बाय अदर प्रोसीजर इटसेल्फ। अब प्रोसीजरल लैंग्वेज में जैसे हर एक काम करने के लिए लेट्स से एक प्रोसीजर होती है, ओके जैसे प्रोसीजर मतलब एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होता है, ओके एंड अलग अलग प्रोसीजर्स होंगी, एक एक्स टाइप की प्रोसीजर है, वाई प्रोसीजर है, जेड प्रोसीजर है, वगैरह वगैरह, राइट। अब इसमें एक्स प्रोसीजर को जरूरत पड़ सकती है वाई प्रोसीजर की, ओके मतलब एक्स प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, एक्स का काम कंप्लीट करने के लिए इसको वाई की भी जरूरत पड़ेगी, तो फिर एक्स को वाई की जरूरत पड़ेगी तो एक्स y को कॉल भी कर सकता है, you can call one procedure from another procedure, okay, so those all the things we will definitely see in this session, particularly in this workshop, okay। First of all let's see what are that languages which we call it as a procedural programming languages। so languages used in the procedural programming are nothing but the Fortran, Algol, COBOL, Basic, Pascal, C, PL, SQL वगैरह। तो ये जो सारी लैंग्वेजेस है ये वो लैंग्वेजेस है जिनको प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहा जाता है, राइट। फॉर्टन, अल्गोल, कोबॉल, बेसिक। अब ये जो है फॉर्टन, अल्गोल, कोबॉल, बेसिक वगैरह ये तो पुरानी लैंग्वेजेस है, डेफिनेटली इस पे अभी कोई काम करता भी नहीं है मैक्सिमम टाइम, एकदम कम परसेंटेज में, सम परसेंटेज में इसका काम होता होगा, बट डेफिनेटली नॉट एट ऑल। बट सी वी नो दैट इट इज अ हाईली फेमस लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड इट वाज इन्वेंटेड इन 1972, एंड अभी लगभग कंसिडर करो तो एक 30 to 50 इयर्स हो चुके हैं सी लैंग्वेज को इन्वेंट करके, फिर भी अभी भी सी लैंग्वेज यूज की जाती है, ओके सी प्रोग्रामिंग। एंड अगर आपको बाकी की कोई लैंग्वेजेस सीखनी है, जैसे जावा सीखना है या फिर लेट्स से पाइथन सीखनी है, पाइथन या तो फिर बाकी कोई भी लैंग्वेजेस, तो ये रिकमेंड किया जाता है कि सी लैंग्वेज आप सबसे पहले सीखो, इट इज अ बेसिक लैंग्वेज, एंड सी का बेसिक आपका स्ट्रांग जरूर होना चाहिए। अब वो किस लिए, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, एंड अगर सी लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है तो फिर सी के बाद ऑन टॉप ऑफ सी many languages has built, and definitely you can learn any other languages if you know the C in detail, okay, so that is very important, C language is very important, and this is one of the procedural programming languages, okay। तो ये procedural programming language है C language। तो पहले हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बाकी की लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस करके कोई बेनिफिट नहीं है हमारा, बट C के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम POP भी सीख लेंगे, मतलब प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड उसके साथ साथ सी के भी कंसेप्ट थोड़े बहुत कवर होंगे हमारे। एंड आई थिंक यू आर हैविंग PL SQL आल्सो, सो PL SQL into your syllabus, just like I got to know about it, so PL SQL के बारे में भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस जरूर करेंगे इसमें, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द व्हाट वी कैन से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दैट अबाउट द सी लैंग्वेज। एंड वैसे भी अगर इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ में आती है, सी अगर आपको समझ में आ जाती है तो फिर बाकी की लैंग्वेजेस डेफिनेटली यू विल गेट दैट, ओके, इट इज वेरी सिंपल। देन इवन इफ यू गेट द सी लैंग्वेज then you can definitely get the what we can say object oriented programming language also, okay, that is definitely a little bit complex than these particular POP languages and all, but still C is already complicated language. If you learn the C whole and soul, then definitely that will be easy for you to move ahead what we can say on the towards the what we can say Java and all, okay, so many languages are there. So in procedural programming, program is divided into small parts called functions। अब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जो पूरा प्रोग्राम होता है हमारा उसको पार्ट्स में, चंक्स में हम डिवाइड करते हैं, राइट। जैसे इसका रियल टाइम एग्जांपल हम ले सकते हैं, हर एक मतलब कि हर एक कंसेप्ट में हम रियल टाइम एग्जांपल्स ले सकते हैं प्रोग्रामिंग में, ये एक अच्छी चीज है, ओके।
तो अब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि एक प्रोग्राम को चंक्स में डिवाइड किया जा सकता है, फंक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है, प्रोसीजर्स में डिवाइड किया जा सकता है। मतलब कि जैसे कंसिडर करो कि कोई एक प्रोग्राम है, या तो फिर रियल टाइम एग्जांपल लिया जाए इसका, तो एक लेट्स से कोई शादी का फंक्शन है हमारे घर में। अब शादी का फंक्शन है लेट्स से, तो वो जो फंक्शन होता है शादी का पूरा, वो कोई ऐसा है नहीं कि जैसे कंप्लीट विदाउट व्हाट वी कैन से एक ही टास्क है। कैसे उसको ब्रेक किया जाता है? ब्रेक कैसे किया जाता है कि उसमें बहुत से काम होते हैं। शादी अगर है किसी घर में तो पर्टिकुलरली बहुत से काम करने पड़ते हैं, तो वो अलग अलग जो काम होते हैं वो हर एक ग्रुप को या अलग अलग मेंबर्स को अलॉट कर दिए जाते हैं, राइट। तो ये कुछ 2-3 लोग है, ये वाला डिपार्टमेंट संभालेंगे एक्स टाइप का, ये और 2-3 लोग है वाई टाइप का डिपार्टमेंट संभालेंगे, ये जो 2-3 बाकी के लोग है ये जेड टाइप का डिपार्टमेंट संभालेंगे। तो सब साथ मिलके जब काम करते हैं, ओके, अपना अपना काम पर्टिकुलरली कंप्लीट करते हैं, तो तब जाके वो जो टास्क है शादी का, राइट, वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब ऐसा होता नहीं है कि सभी लोग एक ही काम करते हैं, राइट, सभी लोग एक ही काम पे जुड़े हुए हैं एंड सभी लोगों ने एक ही काम किया तो ही वो टास्क कंप्लीट हो सकता है। नो, टास्क इज व्हाट वी कैन से डिवाइडेड देयर, राइट। वैसे ये जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम को डिवाइड किया जाए सो दैट विल बी डेफिनेटली बेटर। क्यों? क्योंकि फिर जो कंप्लीट लोड है वो एक तो सबके ऊपर नहीं आता या फिर अकेले के ऊपर भी नहीं आता है, राइट। वो कैसे कि अगर प्रोग्राम को आपने डिवाइड किया प्रोसीजर्स में, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स में, तो वो प्रोसीजर अलग है, वो प्रोसीजर जैसे शादी का एग्जांपल हमने लिया, तो जो पहले 3 लोग हैं उनको जो एक्स टाइप का काम हमने दिया था वो सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे। दूसरे 3 लोग हैं उनको हमने वाई टाइप का काम दिया था करने के लिए, वो उसी पे फोकस करेंगे। ओके, जेड टाइप का काम हमने दूसरे कुछ और लोगों को दिया, वो उसी पे फोकस करेंगे। तो क्या हो रहा है? डिवीजन हो रहा है यहाँ पे। तो डेफिनेटली लोड जो है वो सबके ऊपर का थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, काम जो है वो परफेक्ट भी हो जाता है, परफेक्शन भी इसमें बढ़ जाता है, राइट। सभी लोग एक ही चीज पे फोकस करेंगे तो क्या होगा? डेफिनेटली सभी लोगों के ऊपर लोड आ जाएगा एक तो, एंड सभी लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे तो डेफिनेटली स्पेसिफिकेशन भी नहीं रहेगा कि इसका परफेक्शन कितना होगा एंड क्या होगा, राइट। तो ये एक यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का, जो इसके पहले लैंग्वेजेस में डेफिनेटली नहीं था, जो इससे पहले आई थी, राइट, कि यहाँ पे प्रोसीजर्स दी गई है, इसको डिवाइड किया गया है प्रोसीजर्स में, फंक्शंस में, चंक्स में, राइट। ओके, देन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच। व्हाट इज द टॉप डाउन अप्रोच? टॉप डाउन अप्रोच का मतलब होता है एग्जीक्यूशन ऑर्डर। एग्जीक्यूशन ऑर्डर मतलब कि जो हम प्रोग्राम बनाते हैं, वी नो दैट प्रोग्राम जो हम बनाते हैं तो कुछ लाइनें लिखते हैं, लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, राइट। तो वो जो लाइनें या फिर लाइन ऑफ कोड हम लिखते हैं, लेट्स से, तो उसको रन कौन करता है? जैसे अगर सी लैंग्वेज की बात की जाए, तो सी लैंग्वेज का अगर हमने कुछ प्रोग्राम लिखा तो वो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को कौन रन करता है? सो द पर्टिकुलरली प्रोसेसर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मिला के इसको रन कराते हैं, राइट। सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को प्रोसेसर एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉट विंडोज ओनली, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मिलके रन करते हैं। तो जब वो रन करते हैं हमारे प्रोग्राम को, तो रन करते वक्त डेफिनेटली वो जो इंस्ट्रक्शंस हमने प्रोग्राम में लिखी है, जो लाइन ऑफ कोड लिखी है, जो लाइनें लिखी है, वो एक एक लाइन को रन करता होगा। अब प्रोग्राम को रन करना, एग्जीक्यूट करना, इसका मतलब भी क्या होता है? तो जो इंस्ट्रक्शन कहते हैं हम इसको, लाइन कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं, जो लिखते हैं हम एक फाइल में, राइट, उसको इंस्ट्रक्शन कहते हैं, उसको कमांड भी कहते हैं। ओके, उसको कमांड भी कहते हैं। तो उन कमांड को फॉलो करना मतलब ही प्रोग्राम को रन करना, राइट। टू फॉलो द कमांड मींस टू रन द प्रोग्राम, रन द कोड, रन द लाइन ऑफ कोड, राइट। तो वैसे ही हर एक इंस्ट्रक्शन को रन करने का काम प्रोसेसर एंड व्हाट वी कैन से नेक्स्ट ओएस वगैरह करती है। ओके, तो जो कोड आप लिखते हैं एक फाइल में, वो कोड की एक ऑर्डर होती होगी, राइट। जैसे अब 10 इंस्ट्रक्शंस अगर एक फाइल में है, तो उसमें से कौन सी इंस्ट्रक्शन कब रन होगी, कौन सी इंस्ट्रक्शन रैंडमली तो नहीं होता होगा कि पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन रन हो गई, अब सीधा कंट्रोल 10वीं इंस्ट्रक्शन पे गया, उसको रन करा दिया, अब कंट्रोल सीधा 5वीं इंस्ट्रक्शन पे गया, उसको रन करा दिया, राइट। ऐसा नहीं होता होगा, डेफिनेटली वहां पे भी कुछ ऑर्डर होगी, डेफिनेटली वहां पे ऑर्डर है, एंड दैट इज द टॉप डाउन अप्रोच, राइट। सो टॉप डाउन अप्रोच के अकॉर्डिंगली व्हाट वी कैन से द प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट्स देयर। ओके, एंड ये जो टॉप डाउन अप्रोच है, ये फंक्शन जो मेन फंक्शन होता है सी प्रोग्रामिंग में एक्चुअली, सो उसमें है ये टॉप डाउन अप्रोच अप्लाई किया जाता है, राइट। सो वी विल टॉक अबाउट दैट मेन फंक्शन एंड ऑल। देन देयर इज नो एक्सेस स्पेसिफायर इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ओके, एक और पॉइंट है कि पीओपी में एक्सेस स्पेसिफायर्स नहीं होते। अब एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं? डेफिनेटली वी विल सी द प्रोग्राम, इफ यू आर नॉट गेटिंग इट डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो एक्सेस स्पेसिफायर्स मतलब कि जब भी हम कोई ब्लॉक में कोड लिखेंगे, उस ब्लॉक को हम अभी प्रोसीजर या फंक्शन कहेंगे। तो वो जो ब्लॉक है जिसको हम फंक्शन कह रहे हैं या तो फिर जिसको प्रोसीजर कहा है हमने,
वो ब्लॉक जो है वो ब्लॉक को कौन कौन एक्सेस कर सकता है। जैसे जिस फाइल में हमने वो ब्लॉक बनाया, क्या उसी फाइल में उस ब्लॉक का एक्सेस है, या उस फाइल के बाहर कोई और फाइल में भी इस ब्लॉक को एक्सेस किया जा सकता है, ये पहले स्पेसिफाई करना होगा, राइट। उसके लिए लगाए जाते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर वैसे होते हैं पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड ऑल, वो जावा में वगैरह होते हैं बाकी के लैंग्वेजेस में, बट यहाँ पे बेनिफिट ये है कि यहाँ पे बाकी के कुछ एक्सेस स्पेसिफायर्स नहीं होते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में, राइट। सो देयर आर नो एक्सेस स्पेसिफायर्स इन द पीओपी लैंग्वेजेस, एंड देन पीओपी डजंट हैव एनी प्रॉपर वे फॉर हाइडिंग डेटा। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, ये लिमिटेशंस इसकी कुछ, डजंट हैव एनी प्रॉपर वे फॉर हाइडिंग डेटा, सो इट इज लेस सिक्योर। ये जो लैंग्वेजेस है पीओपी बेस्ड, इनको लेस सिक्योर कहा जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि डेटा हाइडिंग यहाँ पे नहीं होती है। डेटा हाइडिंग मतलब कि देखो जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं, ओके, तो सॉफ्टवेयर बनते हैं, तो सॉफ्टवेयर का जो मेन रोल होता है वो क्या होता है, वो होता है टू इम्प्लीमेंट द डेटा और इंफॉर्मेशन, राइट। तो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन को, डेटा को इम्प्लीमेंट करने का काम ही वो सॉफ्टवेयर कर रहा होता है, राइट। कोई भी फील्ड का सॉफ्टवेयर लो आप, लेट्स से एग्जांपल लेंगे, तो फ्लिपकार्ट सॉफ्टवेयर है, राइट। तो फ्लिपकार्ट सॉफ्टवेयर की मदद से क्या हो रहा है, तो जो भी उनका डेटा है, जैसे कि उनके पास जो प्रोडक्ट्स है, वो डेटा वो सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा है, यूजर को डिस्प्ले करा रहा है। एंड जो यूजर्स का डेटा है, जैसे हम जब अकाउंट बनाते हैं फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे वगैरह, हम अकाउंट बनाते हैं, हमारी डिटेल्स वहां पे ऐड करते हैं, हमारा एड्रेस वगैरह वहां पे ऐड करते हैं फ्लिपकार्ट के अकाउंट पे वगैरह, तो वो एड्रेस उन तक पहुंचता है, कंपनी जो है, कंपनी के जो एम्प्लॉइज है उन तक पर्टिकुलरली, राइट। हमने वहां पे ऐड किया वो एड्रेस, तो वो जो डेटा है, कस्टमर्स का डेटा भी वहां पे मैनेज हो रहा है एंड कंपनी का डेटा भी वहां पे मैनेज हो रहा है, ओके। एंड उसकी वजह से वो जो पूरा वो जो ऑर्गेनाइजेशन है फ्लिपकार्ट, वो प्रॉपरली रन हो, मतलब कि एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। तो डेटा मैनेजमेंट ही है कहीं ना कहीं वहां पे। या फिर कोई भी एग्जांपल और आप ले लो, जैसे लेट्स से अगर कोई आधार का सॉफ्टवेयर होगा, ओके, तो आधार पे क्या हो रहा है, पूरे लेट्स से इंडिया का जो डेटा है वो वहां पे मैनेज हो रहा है, राइट, मैनेज किया जा रहा है, एंड वो गवर्नमेंट नोज ऑल आवर डेटा, ओके, एंड दे कैन मैनेज, दे कैन व्हाट वी कैन से अपडेट व्हाटएवर इट इज। तो ऐसे ही कोई भी सॉफ्टवेयर, या फिर कोई मेडिकल का सॉफ्टवेयर आप ले लो, अगर कोई मेडिकल में सॉफ्टवेयर है, तो उसके जरिए वो क्या करता है, तो उसके जरिए वो अपने स्टोर में जितने भी मेडिसिन है, वो मेडिसिन को मैनेज कर रहा होता है कि ये मेडिसिन की प्राइस क्या है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, एंड देन लेट्स से इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह क्या है, ये सारी डिटेल्स वहां पे होती है, एंड ये कौन से कपबोर्ड में रखी है, ये भी मैनेज किया जा सकता है, ओके। एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर यू टेक, द पर्पस विल बी टू मैनेज द इंफॉर्मेशन और डेटा। बट पीओपी ओरिएंटेड जो लैंग्वेजेस थी, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इनमें डेटा को सिक्योरिटी इतनी नहीं प्रोवाइड की जाती थी, राइट। एंड अभी भी लेट्स से सी लैंग्वेज की बात की जाए तो अभी भी उनमें इतनी सिक्योरिटी नहीं मिलती डेटा के ऊपर, बट डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नो दैट, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, डेटा, नॉट कोड, द इंपॉर्टेंट थिंग इज डेटा, ओके। सो एज the what we can say programmer community got that data is very important, so they start inventing the new approach, and that was the object oriented programming approach, okay. So that provides you high level security to what we can say your data, okay, but POP doesn't provide that, तो ये इसका limitation जरूर है, right। Then in POP overloading is not possible, okay, overloading is not possible. What is overloading and all, definitely we will see. ओवरलोडिंग मींस बेसिकली एक जो प्रोसीजर होती है या तो फिर फंक्शन होता है, तो उस वो फंक्शन जो काम करता है उसी के जैसा एक और फंक्शन बनाए एक ही फाइल में, तो उसको ओवरलोडिंग कहते हैं। अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो देखो, कंसीडर करो कि हमारे पास एक हमने फाइल बनाई है, ओके। जैसे एग्जांपल लेंगे हम जावा का, तो जावा में हमने एक फाइल बनाई, जावा की प्रोग्राम बनाया, उसमें एक फंक्शन बनाया एडिशन करने के लिए। अब उस एडिशन के फंक्शन में हमने कोड लिखा 2 नंबर के एडिशन करने का, राइट, 2 नंबर की एडिशन करानी है। अब इसके बाद उसी फाइल में, उसी व्हाट वी कैन से क्लास में हमने क्या किया, एक और फंक्शन लिखा, एक और फंक्शन लिखा, ओके, वो भी एडिशन का ही फंक्शन लिखा, वही फंक्शन उसी नाम के साथ वगैरह, एंड काम भी वही करेगा, एडिशन ही करेगा। बट अब जैसे यहाँ पे लिमिटेशंस प्रोग्रामिंग में ये होती है कि अगर कोई क्लास है या तो फिर लेट्स से कोई एक फाइल है, अगर सी की बात की जाए, सी प्रोग्राम की, तो सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, सी का जो प्रोग्राम होता है, एक ही नाम से 2 फंक्शंस आप नहीं बना सकते, एक ही नाम से 2 प्रोसीजर्स नहीं बन सकते, सेम प्रोटोटाइप सेम नाम से, ओके, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपने एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया, फिर से ऐड नाम का ही फंक्शन बनाया, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट।
तो जावा वगैरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ओवरलोडिंग होती है कि आप ऐसा कर सकते हैं, वहां पे दो फंक्शंस एक नाम से हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि व्हाट वी कैन से उनका जो पैरामीटर लिस्ट वगैरह होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा वहां पे। गेटिंग इट? पैरामीटर लिस्ट, पहला फंक्शन नॉन पैरामीटराइज होगा तो दूसरा कुछ पैरामीटराइज होगा, या तो फिर लेट्स से पहले के पैरामीटर्स अलग हो गए तो दूसरे के कुछ और पैरामीटर्स हो गए। वो जावा का कंसेप्ट है, ओओपी का कंसेप्ट है, तो इसको कहते हैं ओवरलोडिंग, एंड वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं की जाती। वो ओवरलोडिंग यहाँ पे सपोर्ट नहीं की जाती है पीओपी बेस्ड लैंग्वेजेस में। इन पीओपी फंक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन डेटा। पीओपी में फंक्शंस जो है वो डेटा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि पहले उन्होंने डेटा पे इतना कॉन्सेंट्रेट किया भी नहीं था, एंड डेफिनेटली अगर देखा जाए तो कंप्यूटर का जो यूसेज है या फिर ऑनलाइन जो अभी हम कहते हैं कि डिजिटल हो चुका है पूरा वर्ल्ड, तो इतना डिजिटल उस टाइम पे नहीं हुआ था जब सी लैंग्वेज वगैरह इन्वेंट हुई थी, राइट? जैसे 1972 में सी लैंग्वेज इन्वेंट हुई थी, तो इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था, पूरा वर्ल्ड इतना कनेक्टेड नहीं था, राइट? तो उनको उस वक्त ऐसा लगा ही नहीं कि इतनी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आज तो हमको पता है कि इतनी जरूरत पड़ चुकी है कि 1 मिनट में किसी लिंक पे हम क्लिक करते तो हमारे अकाउंट के सारे पैसे उड़ जाते हैं, राइट? तो ये सब क्यों हो पा रहा है? ये कहीं ना कहीं डेटा की सेफ्टी नहीं है, इसीलिए। बट इसीलिए ही ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह बनाई गई कि ताकि जब कोई भी सॉफ्टवेयर डेटा को मैनेज करे एंड वो डेटा सिक्योर, मतलब कि प्राइवेट है, कि उसको किसी भी हालत में व्हाट वी कैन से कोई भी इंट्रूडर आके अटैक नहीं कर सके उस डेटा पे, तो उस सिचुएशन में उस डेटा को सेफ बनाना होगा, तो उसको उसकी सेफ्टी बढ़ाने के लिए फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उस तरीके की हमको सिलेक्ट करनी होगी। ओके, गेटिंग इट? तो ये कंसेप्ट है यहाँ पे। इन प्रोसीजरल लैंग्वेज फंक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन डेटा, तो वहां पे इसीलिए डेटा पे फोकस नहीं किया गया था, क्योंकि डेटा का इतना यूसेज उस ड्यूरेशन में, उन डिकेड्स में, जैसे 70s 80s में वगैरह 90s में वगैरह नहीं देखने को मिला था, राइट? 70s 80s में गए तो। बट आफ्टर दैट जैसे जैसे उनको पता चला कि नहीं, अभी डेटा जो है पूरा वर्ल्ड जो है डिजिटली कनेक्ट हो रहा है एंड डेटा अभी बढ़ रहा है पर्टिकुलरली, राइट? सो डेफिनेटली डेफिनेटली अभी इसीलिए उन्होंने फिर आगे की जो लैंग्वेजेस आई उसमें वो ओओपी का कंसेप्ट एंड जो पर्टिकुलरली व्हाट वी कैन से डेटा पे फोकस करने का जो कंसेप्ट है उस पे ज्यादा उन्होंने जोर दिया वहां पे, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देन, बिकॉज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द procedural oriented programming language. All right, so first of all let's see it. Okay, if you will get something about the C programming language, then definitely other programming language will get easy for you. Okay, so let's start. C is a general purpose procedural कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डेफिनेटली जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे भी कम्युनिकेशन होता है। लैंग्वेज इज अ मीडियम टू मेक द कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंटिटीज। दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए ही लैंग्वेज यूज होती है, एंड यहाँ पे भी वही होता है। जितनी भी लैंग्वेजेस है डेफिनेटली कम्युनिकेशन हो रहा होता है, बट किसके एंड किसके बीच में? यूजर, यानी ये एक इंसान होगा एंड एक कंप्यूटर होगा, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, एंड उसके लिए ये लैंग्वेजेस यूज की जाती है, राइट? सो इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड जनरल पर्पस। डेफिनेटली जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हम इसके बेस पे बना सकते हैं। प्रोसीजरल है, जैसे अभी हमने बात की था, इट इज डेवलप्ड इन व्हाट वी कैन से 1972 बाय डेनिस रिची एट द बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज टू डेवलप द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सी लैंग्वेज को जो इन्वेंट किया गया था वो बेल लैब में इन्वेंट किया गया था। किस लिए? तो एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का सॉफ्टवेयर उनको उस वक्त बनाना था, उसी लिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है सी प्रोग्रामिंग का, इस पे वर्क करना शुरू किया एंड ये लैंग्वेज को इन्वेंट किया, राइट? सी इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंप्यूटर लैंग्वेज एंड ही इज द मिस्टर डेनिस रिची. Okay, we have invented the particularly C programming language, and it is actually working. It is having definitely the boom in the market from the last 50 years. Even now it is having the scope. अगर ड्राइवर सॉफ्टवेयर आपको बनाने हैं तो आप सी लैंग्वेज, या फिर आपको ओएस बनानी है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे सॉफ्टवेयर बनाने की कैपेबिलिटीज रखने वाली अगर कोई लैंग्वेज है तो वो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गेटिंग इट? सो इतनी जबरदस्त ये लैंग्वेज है। कॉम्प्लिकेटेड भी उतनी है, अगर आपने सीखी होगी तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि इसमें पॉइंटर वगैरह है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, राइट? अंडरस्टैंड करने के लिए, बट फिर उसके फायदे भी उतने हैं। Why to learn C programming? C programming language is must for students and working professional to become a great software engineer, definitely, because it is what we can say a base, a strong base. Then especially when they are working in software development domain, definitely. Key advantages क्या है इसको सीखने के? Easy to learn, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। हाँ, तो इससे पहली जो लैंग्वेजेस थी असेंबली लैंग्वेजेस वगैरह, इससे पहले आई हुई,
तो उनमें स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं था थोड़ा, मतलब जैसा इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर दिया गया कि फंक्शन, उसका प्रोटोटाइप, एंड देन प्रोटोटाइप के बाद जो इंस्ट्रक्शंस है, पर्टिकुलरली उनकी अरेंजमेंट, सिंटैक्स में डिफरेंस आया, ये इससे पहले की लैंग्वेजेस में नहीं था. सो इट प्रोड्यूसेस एफिशिएंट programs definitely efficient हो गए, it can handle low level activities, okay, and it can be compiled on a variety of computer platforms, and ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि सी का जो प्रोग्राम है वो आप सिर्फ लिनक्स पे ही रन करा सकते हैं, सी का प्रोग्राम है तो आप सिर्फ विंडोज पे ही रन कर सकते हैं, ऐसा नहीं. आप सी का प्रोग्राम विंडोज पे रन करो, लिनक्स पे रन करो, उबंटू पे रन करो, सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन मैटर, right? Whatever operating system you choose, definitely you can go for this C programming language and you can run. Then facts about the C language: C was invented to write an operating system called Unix, okay, and C is a successor of D language which was introduced around the early 1970s. इससे पहले जो लैंग्वेज आई थी वो B नाम की थी, उसके बाद ये C लैंग्वेज आई, and D language was invented in 1970 and it was invented in 1972. Definitely सारी लैंग्वेजेस on a top of previous languages ही build की जाती है, right? Then the language was formalized in 1988 by the American National Standard Institute (ANSI). And इसको जो रिकॉग्निशन मिला वो कब मिला? पर्टिकुलरली इसको रिकॉग्निशन मिला 1978 में. गेटिंग इट? 78 नहीं, 88 में. ओके, 88 में इसको रिकॉग्निशन मिला एनसी से. वैसे इन्वेंशन इसका 72 में ही हो गया था, सी लैंग्वेज का, ओके, विच इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज. एंड यूनिक्स ओएस वाज टोटली रिटन इन सी. यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप में से कुछ लोगों ने यूज किया होगा, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो वो कंप्लीटली सी लैंग्वेज में बना हुआ सॉफ्टवेयर है. ओके, आप यूज करके देखना, उसको इंस्टॉल करके देखना. आपके पास डेफिनेटली कंप्यूटर तो होगा ही सबके पास, तो कंप्यूटर में इंस्टॉल करके देखना उसको. डेफिनेटली यू विल गेट दैट कि व्हाट अ पावरफुल सी प्रोग्रामिंग इज देयर. C is the most widely used and popular system programming language, and maximum driver softwares अगर हमको बनाने हैं, we know that driver softwares, जैसे if we want to connect the hardware to the what we can say some other hardware to the computer, then definitely we need some driver software, okay, which just what we can say perform somewhat operation to make know the operating system that some driver has connected and what kind of operations that not driver that some hardware device has connected to the computer and what kind of operations that hardware device is going to perform. Okay, so those all the things will be there inside the driver software. Most of the state of art software have been implemented using C. Maximum softwares bane hai C mein, and Linux OS, RDBMS, MySQL have been written in C. And again, MySQL भी अगर आप लोगों ने यूज किया होगा, so you will get to know that MySQL still in the industry it is used. Okay, many of the people in the industry are using the MySQL software. Okay, it is the database management system software, right? तो डेटाबेस, हमारा डेटा अगर मैनेज कराना है, हमको उसमें इंसर्ट कराना है, टेबल्स बनाने हैं, इंसर्शन करना है, अपडेट करना है, डेटा को एक्सेस करना है, whatever we want to do, we can do that by using this DBMS software, MySQL software. Okay, that is also amazing software, right? And it is also totally written in C language, definitely. Okay, what are the applications? So C was initially used for system development, particularly the programs that make up the OS, and was adopted as a system development language because it produces code that runs nearly as fast as the code written in assembly language. Okay, अब system development में इसको क्यों चूज किया गया कि ड्राइवर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ये सबसे बढ़िया लैंग्वेज है वगैरह? तो क्योंकि जितना फास्ट रिजल्ट हमको असेंबली का मिलता था, असेंबली लैंग्वेज का जो इससे पहले आई थी, उतना ही ये भी इंटरनल हार्डवेयर डिवाइसेस से वगैरह कम्युनिकेट कर सकती है प्रॉपरली, फास्ट जितना असेंबली कर सकती है, उसलिए इसको डेफिनेटली चूज किया गया. एंड देन ड्राइवर सॉफ्टवेयर तो बना ही सकते हैं हम, उसके साथ साथ डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं सी लैंग्वेज से. नाउ व्हाट आर डेस्कटॉप एप्लीकेशन? डेस्कटॉप एप्लीकेशंस मींस सभी ने कंप्यूटर यूज किया है, सभी लोग कंप्यूटर यूज भी करते हैं, राइट? नोटपैड सॉफ्टवेयर इज देयर, राइट? नोटपैड एप्लीकेशन. देन सपोज पेंट इज देयर, पेंट भी आप लोगों ने यूज किया होगा, एटलीस्ट नोटपैड एंड पेंट तो ओपन करके देखा ही होगा, राइट? ओके, तो वो नोटपैड पेंट जो है उनको कहा जाता है डेस्कटॉप एप्लीकेशंस. ओके, मतलब कि एक ऐसा एप्लीकेशन जो यूजर यूज करता है नॉर्मली, जो जनरल पर्पस कामों के लिए यूज किए जाते हैं. जैसे नोटपैड पे हम नोट्स वगैरह टाइप करते हैं, पेंट पे हम कुछ ड्रॉ वगैरह कर सकते हैं, पेंट वगैरह कर सकते हैं, राइट? एंड वैसे एमएस ऑफिस वगैरह जो बाकी के सॉफ्टवेयर, या तो फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज देयर डेफिनेटली, राइट? तो उनको डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहा जाता है. अब ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन का एक और यहाँ पे पॉइंट हमको पता होना चाहिए, वो ये है कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज दैट सॉफ्टवेयर which can give the service to only one computer at a time. Means what? Means कि जैसे एंटीवायरस है,
अगर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को आपने आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल किया, ओके, अब इंस्टॉल करने के बाद वो जो एंटीवायरस लेट से आपने एनपीएवी का इंस्टॉल किया है आपके कंप्यूटर में, तो आपका कंप्यूटर जो है वो विंडोज ओएस है उसमें, एंड आपने उसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है। अब आपका फ्रेंड है, वो आ गया आपके घर पे लैपटॉप लेके, उसने कहा कि देखो मेरे कंप्यूटर में तो एंटीवायरस है नहीं, एक काम करो ये तो सॉफ्टवेयर ही है, तो एंड आपके पास भी लैपटॉप है, आपके फ्रेंड के पास भी लैपटॉप, अभी आपके घर में भी आ चुका है वो, उसने कहा कि तुम्हारे पास तो है ना एनपीएवी, तो तुम उस सॉफ्टवेयर से मेरे कंप्यूटर के वायरस क्लीन करो। क्या कहा उसने? आपके कंप्यूटर से मेरे कंप्यूटर के वायरस क्लीन करो। इज इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? अगर वो वेब एप्लीकेशन होता तो ये पॉसिबल होता। गेटिंग इट? मतलब कि वो अगर वेब एप्लीकेशन टाइप का सॉफ्टवेयर होता तो इट वाज पॉसिबल, बट इट इज डेस्कटॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड इट कैन गिव द सर्विस टू वेयर इट हैज इंस्टॉल। तो जहां पे ये इंस्टॉल है वहीं पे सर्विस देगा। तो अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो एनपीएवी सॉफ्टवेयर आपके ही कंप्यूटर के वायरस क्लीन कर सकेगा, बाकी के कंप्यूटर्स के वायरस नहीं क्लीन कर सकेगा। तो इन्हें कहा जाता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, आई होप यू गॉट इट। देन some of the examples of C: operating systems, language compiler, assembler, text editor, print spooler, network drivers वगैरह। तो ये सारे different types के सॉफ्टवेयर हम C लैंग्वेज से बना सकते हैं, जो कि POP बेस्ड लैंग्वेज है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ओके, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन दी POP, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नाउ। ऑलराइट, सो बिल्डिंग ब्लॉक्स, सी लैंग्वेज जो है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है इसमें, मतलब ऐसे कौन से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या टॉपिक्स है जो हमको अगर पता हो गए तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल हमको सी लैंग्वेज आती है। ऑलराइट, सो प्री प्रोसेसर कमांड्स, फंक्शंस, वेरिएबल्स, स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस एंड कमेंट्स एंड ऑल। राइट, सो दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। व्हाट डज इट मींस? इट मींस सी प्रोग्रामिंग में, सी के प्रोग्राम्स में प्री प्रोसेसर की कमांड्स होंगी। व्हाट आर द प्री प्रोसेसर कमांड्स? हैशटैग से जो हम कमांड स्टार्ट करते हैं, हैशटैग से जो हम इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं उसको प्री प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस या प्री प्रोसेसर कमांड्स कहा जाता है। गेटिंग इट? एंड देन फंक्शंस, फंक्शंस डेफिनेटली वी नो दैट, इससे पहले भी डिस्कस किया हमने। व्हाट इज फंक्शन? इट इज अ ब्लॉक, इट इज अ प्रोसीजर, वी कैन कॉल इट इज अ प्रोसीजर। तो एक प्रोसीजर जिसमें जो कोड हम लिखेंगे उसका कुछ तो भी पर्पस होगा। ओके, जैसे अब डिफरेंट टास्क हो सकते हैं, जैसे अगर हमको कोई एडिशन करानी है 2 नंबर्स की, तो एडिशन कराने के लिए जो हम कोड लिखेंगे वो एक ब्लॉक के अंदर लिखेंगे, उसे हम कहेंगे उसको एक नाम दे देंगे, लेट्स से ऐड नाम दे देंगे, एंड कहेंगे कि ये एक ऐड नाम का फंक्शन है। ओके, एंड ये जो ऐड नाम का फंक्शन है, इसमें जो हमने ये कोड लिखा है, इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? इसका काम है एडिशन कराना, 2 नंबर की एडिशन कराना, ये इसका काम है। ओके, वैसे ही मुझे सब्ट्रैक्शन करानी है एक ही प्रोग्राम में, so let's say I will write the code to make the subtraction between 2 numbers. ओके, तो सब्ट्रैक्शन का जो कोड हम लिखेंगे, जो इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, वो एक ब्लॉक के अंदर लिखेंगे, उस ब्लॉक को एक नाम दे देंगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, सब नाम देंगे उसको, सब सब्ट्रैक्शन जो भी नाम देना आप दे सकते हैं, सब नाम दिया। अब ये जो सब नाम का ब्लॉक है इसको हम सब फंक्शन कहेंगे, एंड इस फंक्शन में जो कोड है इसका भी एक कुछ तो भी रोल है। इसका रोल क्या है? इस फंक्शन के अंदर जो कोड है इसका रोल ये है कि जब ये कोड रन होगा तो 2 नंबर्स की सब्ट्रैक्शन होगी, तो ये सब्ट्रैक्शन का कोड हो गया। वैसे और भी मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं, डिवीजन करा सकते हैं, तो एग्जांपल लिया, डेटा गेट करा सकते हैं, डेटा पुट करा सकते हैं, डेटा स्टोर करा सकते हैं, या फिर आपको कोई फैक्टोरियल निकालना है किसी नंबर का, या तो फिर आपको कोई सीरीज वगैरह प्रिंट करानी है, कोई भी तरह का काम, पैलिंड्रोम वगैरह आपको निकाल के डिस्प्ले करा देना है, ओके, किसी वैल्यूज का, any type of task you can perform. Okay, and to perform particular type of task we will definitely need to type somewhat code, and then we will type that particular code inside one block, and we will call that block it as a, what we can say, function. Got it? So we will call it as a function there. So what is function? I hope you got it. So function को हम simply, अगर simple सी definition इसकी अगर देखी जाए तो ये हो सकती है कि it is a block of statement which is used to do a particular task. What is function? It is a block. It is a block. Curly bracket open close से ये block होता है. So it is a block of statements. Statements या instructions. It is a block of statements which is used to do a particular task. एक specific task को पूरा करने के लिए ये function हम बनाते हैं. Okay, got it? Then variables. Okay, what is variable? Variable का मतलब होता है container. चाय सभी लोग पीते हैं, नहीं पीते होंगे तो कॉफी पीते होंगे, कॉफी नहीं पीते होंगे तो दूध पीते होंगे, व्हाटएवर इट इज, राइट? बट
चाय पीते हैं, नहीं तो फिर पानी तो पीते ही होंगे, डेफिनेटली राइट, बिना पानी के तो कोई होगा नहीं। ओके, अब जब हम पानी पीते हैं तो ऐसे हर दिन हाथ में लेके तो पीते नहीं। ओके, हाथ में भी लेते हैं तो वो भी एक तरह का कंटेनर ही हो गया वहां पे, राइट। जैसे पानी अगर पीना है तो हम क्या करते हैं, ग्लास में पानी लेते हैं। ओके, एंड ग्लास में पानी लेके वो ग्लास से पानी पीते हैं। नाउ व्हाट इज दैट ग्लास? दैट ग्लास इज लाइक अ कंटेनर व्हिच कंटेन्स द वाटर। ओके, ग्लास एक कंटेनर है, उसमें पानी है, गेटिंग इट। सो वो जो पानी है इसको हम यहाँ पे कहेंगे डेटा, पानी को कहेंगे डेटा, एंड ग्लास को कहेंगे कंटेनर। कंटेनर मतलब ग्लास को कहेंगे वेरिएबल, ग्लास को कहेंगे वेरिएबल, पानी को कहेंगे डेटा। तो वेरिएबल के अंदर डेटा रखा जाता है, ग्लास के अंदर पानी रखा जाता है, कंटेनर के अंदर डेटा रखा जाता है, गेटिंग इट। सो व्हाट इज वेरिएबल? इट इज अ कंटेनर, इट इज अ कंटेनर which will contain something. It is a container which will contain something. All right, so what it will contain, what it will contain and what kind of variable it will be। क्योंकि देखो कंटेनर अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे ग्लास भी एक कंटेनर है तो कप भी कंटेनर है, कप से चाय या तो फिर कॉफी पीते हैं हम, ग्लास से हम हमेशा पानी पीते हैं, राइट। डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर आर देयर, कंटेनर्स आर देयर, राइट। ओके, तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स का मतलब कंटेनर, कंटेनर में हम रखेंगे डेटा। अब ये दो अलग अलग टर्म्स है, डेटा क्या है? डेटा मीन्स इट इज इंफॉर्मेशन। ओके, इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन? Okay, now you just type there. What is data? You can type there. Don't talk. You just type there. What do you think about data? In short, you can type there. What is data or information? You can type there into the text box. Okay. Don't worry about the perfection. Just type there whatever you know. Don't worry. Okay. If you will type there something wrong, then no one is going to give you punishment and all and all. Okay. So just type there whatever you know about the data, or if you want to, what we can say, talk, you can just unmute yourself and you can talk. No issue. What do you think, anyone? Data क्या होता है? Data. What is data? Data की एक simple सी definition क्या हो सकती है? जो भी आपको लगता है बिल्कुल आप लिख दीजिए। अगर आपका सही हुआ तो हम आपको बिल्कुल भी कोई प्राइज नहीं देंगे, ये सबसे पहले क्लियर कर लो। एंड अगर आपका गलत हुआ तो पनिशमेंट तो बिल्कुल नहीं देंगे, राइट। तो फिर टाइप करने में क्या जाता है आपका, जो भी आपको लगता है। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन डेटा मींस समवंस इंफॉर्मेशन, डेफिनेटली यस, कोई ना कोई सेट ऑफ वैल्यूज हो सकती है, या फिर इसको हम इंफॉर्मेशन कहेंगे, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कहेंगे, facts and statistics collected together for reference or analysis, definitely right। Okay, so data is a raw value। Okay, many kind of definitions could be there of the data। Okay, and all are definitely right। Okay, no one is wrong। so data एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है कि around the world definitely we know, बट प्रोग्राम में अगर डेटा देखा जाए कि प्रोग्राम में जो डेटा होता है वो क्या होता है, प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से अगर डेटा को देखा जाए तो ओके, तो प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से अगर डेटा को देखें हम, सो लाइक डेटा में क्या होता है, नंबर्स विल बी देयर, राइट, नंबर्स। ओके, नंबर्स, नंबर्स के बाद व्हाट वी कैन से कैरेक्टर्स, मतलब अल्फाबेट्स A to Z लेटर्स विल बी देयर। ओके, सो नंबर्स 0 to 9 नंबर्स, अब 0 to 9 का कॉम्बिनेशन बना के और भी बड़े बड़े नंबर्स बनते हैं, वो भी आ जाएंगे डेटा के अंदर। एंड कैरेक्टर्स A to Z तक के अल्फाबेट से, इंग्लिश की बात की जाए तो वो कैरेक्टर्स भी आ जाएंगे डेटा के अंदर। एंड उन कैरेक्टर्स को मिला के जो वर्ड्स बनते हैं वो भी आ जाएंगे डेटा के अंदर, वो भी डेटा ही है। अगेन डेटा क्या हो सकता है, डेटा हो सकता है इमेज, इमेज इज द डेटा, इमेज में भी इंफॉर्मेशन ही छुपी हुई होती है ना, राइट। तो अगर आप किसी प्लेस की इमेज निकालते हैं, फोटो निकालते हैं, वो आपके पास की अगर फोटो है उसका, तो उस फोटो से आप जान सकते हैं कि वो जगह पे क्या क्या है, राइट। वहां पे क्या पहाड़ है, क्या है वहां पे, या फिर नदी है वहां पे, सारी डिटेल उस फोटो से पता चलती है। सो इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज देयर हिडन इन द फॉर्म, in the hidden form in that particular image, right। so image is also the data। again audio, video, this is all what we can say, these things are also the data, right। ऑडियो वीडियो ये भी डेटा ही है। तो ये सारी जो चीजें हैं इनको हम कहेंगे कलेक्टिवली डेटा, राइट। उसमें नंबर्स आ गए, उसमें कैरेक्टर्स आ गए, उसमें वर्ड्स आ गए, उसके बाद लेट्स से इमेज आ गई, उसमें वीडियो है, ऑडियो है, ये सारी चीजों को हम कलेक्टिवली कहेंगे डेटा। अब ये जो डेटा है, ये डेटा हम स्टोर कर सकते हैं कंटेनर में, वेरिएबल में, जो अभी यहाँ पे लिखा है ना वेरिएबल। सो ये वेरिएबल वो होता है, वेरिएबल मतलब एक कंटेनर जिसमें इसमें से कोई तो भी डेटा स्टोर कर सकते। लेकिन अब डेटा अलग अलग टाइप का होता है, जो कैरेक्टर लेटर्स होंगे, अल्फाबेट्स होंगे, वो अलग डेटा, अलग टाइप का डेटा है।
एंड लेट्स से जो वर्ड्स होंगे अल्फाबेट्स से जो वर्ड्स बनते हैं वो एक अलग टाइप का डेटा है। देन नंबर्स एक अलग टाइप का डेटा है। तो डेटा जो है उसकी कैटेगरीज है, अलग अलग कैटेगरी में बैठता है डेटा। तो डेटा की कैटेगरीज है, तो डेटा को स्टोर जिसमें हम करेंगे उस कंटेनर की भी तो कैटेगरी होगी ना। जैसे डेटा देखो, पानी है, चाय भी है, कॉफी भी है, राइट। अब पानी, चाय, कॉफी इसको अगर डेटा कंसिडर करें तो ये अलग अलग टाइप का डेटा है ना। वाटर इज डिफरेंट, टी इज डिफरेंट, कॉफी इज डिफरेंट, राइट। तो इस डेटा को रखने के लिए हम जो कंटेनर यूज करते हैं दैट इज डिफरेंट। अगेन लेट्स से ओके, डेफिनेटली यही एग्जांपल लेंगे। तो पानी जो है, पानी तो हम ग्लास में रखेंगे ना, पानी कप में डाल के पानी कप से तो नहीं पियेंगे हम, राइट। तो पानी ग्लास में डालेंगे, ग्लास से पानी पियेंगे। तो ग्लास इज अ कंटेनर इन विच वी पुट द डेटा देयर, वी पुट द वाटर देयर। ओके, वाटर जो है वो एक अलग कैटेगरी का डेटा है। तो वो कौन सी कैटेगरी का है, वो लेट्स से एक्स कैटेगरी का है। एंड एक्स कैटेगरी का डेटा रखने के लिए एक्स कैटेगरी का ही कंटेनर चाहिए। तो एक्स कैटेगरी का कंटेनर हम कंसिडर करेंगे ग्लास है, तो ग्लास में ही पानी रखा जाएगा। ओके, अब कप है तो कप में लेट्स से हम रख सकते हैं कॉफी हम कप में कप से हम कॉफी पी सकते हैं, या तो फिर लेट्स से चाय भी पी सकते हैं। तो चाय या कॉफी को रखने के लिए हम कप की यूज करते हैं, राइट, गेटिंग इट। तो डेटा की कैटेगरीज है तो कंटेनर की भी कैटेगरीज होना जरूरी है। एंड वो कंसेप्ट यहाँ पे भी फॉलो होता है जैसा रियल लाइफ में फॉलो होता है, राइट। जैसे वेरिएबल्स की भी कैटेगरीज है जैसे डेटा की कैटेगरी है। लेकिन वेरिएबल्स की जो कैटेगरी है वो कैसे डिसाइड होती है, तो उसके लिए डेटा टाइप्स एक कंसेप्ट है सी लैंग्वेज में। डेफिनेटली डेटा टाइप्स उससे ही पता चलता है आपको। डेटा टाइप्स, डेटा का टाइप। तो वेरिएबल बनाते समय हमको डेटा टाइप मेंशन करना होता है कि जैसे इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है, फ्लोट का है, कैरेक्टर का है, डबल का है, व्हाटएवर इट इज, राइट, स्ट्रिंग टाइप का है। तो वो डेटा टाइप के साथ जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो वो वेरिएबल बन जाता है उस टाइप का जिसके साथ वो बना है, जिसकी हेल्प लेके वो वेरिएबल हमने बनाया हुआ है। जैसे इंटीजर वेरिएबल होगा तो लेट्स से हम क्या कहेंगे, अगर इंटीजर वेरिएबल होगा तो we will call it as it is an integer type of variable and we can just store the integer numbers inside this particular variable, getting it? Okay, तो वेरिएबल समझ में आ गया आपको। कंटेनर, ओके, कंटेनर, ओके। देन लेकिन ये जो कंटेनर से यहाँ पे ये कंटेनर कौन से होंगे, ये वेरिएबल्स। क्या अभी अगर सी प्रोग्रामिंग करनी है, हमको नंबर स्टोर करने, तो क्या नंबर स्टोर कराने के लिए हम कप लेके आएंगे क्या? सी प्रोग्रामिंग कंपाइलर को क्या कप देंगे, ये देखो भाई ये कप है कंपाइलर, इसमें जो डेटा है ना ये नंबर हम इस कप में रखना चाहते हैं, क्योंकि तुमको तो कंटेनर चाहिए था, वेरिएबल चाहिए था, ये कप लेके आए हम, ये ग्लास लेके, ऐसा करेंगे क्या? नॉट एट ऑल। सो यहाँ पे फिर वो वेरिएबल वो कंटेनर होगा, तो वो कंटेनर किसको कहेंगे हम? ये तो प्रोग्रामिंग की भाषा में कहा हमने वेरिएबल, कंटेनर वगैरह, बट एक्चुअल में कुछ तो होना चाहिए ना जो एग्जिस्ट करे, दिखना चाहिए। तो दैट इज नथिंग बट द मेमोरी हियर। व्हाट इज इट? मेमोरी, राइट। सो रैम पता है सबको, हार्ड डिस्क भी पता है, वी नो दैट रैम एंड हार्ड डिस्क मेमोरी। तो जो प्रोग्राम होता है, हमारे प्रोग्राम को मेमोरी कहाँ मिलती है? रैम में। जैसे ही हम कोई भी सॉफ्टवेयर रन करते हैं, ओके, तो सॉफ्टवेयर रन करते तो वो सॉफ्टवेयर लोड हो जाता है रैम के अंदर, एंड रैम के अंदर लोड होने के बाद हमारे पूरे प्रोग्राम को उस रैम में मेमोरी मिलती है, राइट। तो फिर कंप्लीट प्रोग्राम को अगर रैम में मेमोरी मिलती है तो उस प्रोग्राम के अंदर ही हम ये वेरिएबल्स बनाते हैं, ये कंटेनर्स बनाते हैं, तो इन वेरिएबल्स को भी उसी रैम में मेमोरी मिलती है, गेटिंग इट। इस तरह से ये कंसेप्ट है वेरिएबल्स का। देन सी के प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस होते हैं। स्टेटमेंट्स का मतलब लेट्स से व्हाट वी कैन से द इंस्ट्रक्शंस और द लाइन ऑफ कोड, राइट। उसको हम स्टेटमेंट्स कह सकते हैं, लाइन कह सकते हैं, इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, कमांड भी कह सकते हैं। ओके, चारों नाम है, जो आपको पसंद आता है वो रख लो, वो यूज कर लो। ओके, ऑप्शंस आर देयर। और स्टेटमेंट्स, लाइन ऑफ कोड, इंस्ट्रक्शन, कमांड्स, व्हाटएवर इट इज। देन अब ये स्टेटमेंट्स जो होते हैं, जो लाइन ऑफ कोड होता है, इंस्ट्रक्शंस होती है, ये इंस्ट्रक्शंस किस लिए होती है, किसके लिए होती है? ये इंस्ट्रक्शंस क्या आपके फ्रेंड के लिए है? नॉट एट ऑल। ये इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के लिए। लेकिन कंप्यूटर की क्या स्क्रीन, वो जो स्क्रीन है कंप्यूटर की, वो जो हमारा लेट्स से कीबोर्ड है, क्या कीबोर्ड एंड स्क्रीन सुनेगी हमारी इंस्ट्रक्शंस, हमारी कमांड को? नहीं। फिर कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा सुनता है हमारी इंस्ट्रक्शंस को? कंप्यूटर का एक हिस्सा जिसको कहते हैं प्रोसेसर, सीपीयू। सीपीयू जो है वो हमारी इंस्ट्रक्शंस को रन कराता है, वो हमारी इंस्ट्रक्शंस को सुनता है, गेटिंग इट? ओके, तो वो वैसे हम जो सी प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वो तो सी लैंग्वेज में होती है, सी भाषा, सी लैंग्वेज जो हम सीखते हैं। एंड वो प्रोसेसर जो है, पर्टिकुलरली प्रोसेसर को तो एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज 0101 वाली, बट बीच में कंपाइलर लगा हुआ होता है ना, तो वो ट्रांसलेट कर देता है प्रोसेसर को कि ठीक है ये लो तुम्हारी जो लैंग्वेज है उसमें मैंने कन्वर्ट कर दिया इस सी लैंग्वेज के कोड को, एंड जाके अब रन करो, इन सारी कमांड्स को फॉलो करो। ऑलराइट, सो इन दिस वे।
all that things happen. Then कमेंट्स क्या होती है? कमेंट्स तो पता ही होगा आप लोगों को, मेनी टाइम्स वी डू द कमेंट्स राइट ऑन मेनी इश्यूज एंड मेनी थिंग्स, बट हियर द कमेंट्स आर जस्ट लाइक, यहाँ पे कमेंट्स का ऐसा रोल है कि जो हम लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, तो अगर उसमें से कुछ इंस्ट्रक्शंस हम चाहते हैं कि वो कंपाइलर एंड जेवीएम कंपाइलर एंड प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह उसको ना रन करे, ओके, मतलब कुछ लाइनों को हम चाहते हैं कि वो रन ना हो, बट वो लाइनें उस प्रोग्राम में होनी भी चाहिए, एंड उसमें हम क्या करेंगे, हम हमारे लिए रखेंगे, डेवलपर के लिए कुछ लाइनें लिखेंगे। जैसे कि अगर लेट्स से आप कंपनी में गए, कंपनी में जाने के बाद आपको कोई तो भी प्रोजेक्ट अलॉट किया गया, प्रोजेक्ट अलॉट करने के बाद लेट्स से उसमें कुछ 3 से 4 हजार लाइन का कोड था, 3 से 4 हजार लाइन का कोड आपने स्टार्ट कर दिया उसको डेवलप करना, ठीक है, आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, एंड लेट्स से कुछ आपको टाइम दिया गया था, तो आपको पूरा लगा उसके लिए 1-1.5 महीना लगा, ठीक है, वो कोड करने के लिए। लेकिन 1.5 महीना लगा, तो 1 महीना जब कंप्लीट हुआ था, तब क्या हुआ कि अब 1 महीने तक तो आपने बहुत सा सोचा, लॉजिक लगाया, कोड किया, अब 1 महीना गया, 15 डेज बाकी है, अब फिर से आपको 1 महीने बाद याद आया कि देखो मैंने एक 25 दिन पहले एक फंक्शन बनाया था, कुछ फंक्शंस बनाए थे लेट्स से, वो कुछ कोड किया था, उसकी मुझे आज जरूरत पड़ेगी। 25 दिन पहले मैंने कुछ कोड किया था, उसकी मुझे आज जरूरत पड़ेगी। तो फिर से हमको क्या करना होगा, जो 3-4 हजार लाइन का कोड है उसमें से उस कोड पे जाना होगा, फिर से जो हमने ही बनाया लेकिन 25 दिन पहले बनाया था, उसको ओपन करना होगा, देखना होगा, स्टडी करना होगा। तो वो कोड 25 दिन पहले बनाया था, अब आपने उसके बाद इतना सारा लॉजिक लगाया हुआ है कि आपका ब्रेन हैंग हो चुका है, राइट? तो अब आप फिर से लॉजिक लगाना होगा कि वो मैंने क्या किया था 25 दिन पहले। आप सोच पे पड़ गए कि वो 25 दिन पहले ऐसा कौन सा मैंने लॉजिक लगाया था कि ये ऐसा ऐसा हो रहा था, तो अब वो नहीं समझ में आता तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो इसके चक्कर में आपका बहुत सा टाइम जा सकता है, राइट? हैपेंस। प्रोग्रामिंग लुक्स वेरी इजी, प्रोग्रामिंग इजी है, लेकिन जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं हम रियल टाइम, जब प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो उस सिचुएशन में वो जो बड़े बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वहां पे ज्यादा टाइम प्रोग्राम लिखने को नहीं लगता है,